ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, हमारे माइंड में आता है कि कोई प्रॉब्लम है जिसको हमने जो है किसी भी तरह से जो है वो करना है, रिजॉल्व करना है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजॉल्व करना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई डिस्प्यूट है, कोई इश्यू है जिसको हमने रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाना है। हमारी जिंदगियों में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी तरीके से जो है हमारे साथ इश्यू अराइज हो सकता है। जैसे समटाइम्स आप कहते हैं घर में, अगर हम एक बहुत ओल्ड सेइंग सी है कि अगर बर्तन भी साथ में होते हैं तो वो एक खनकते जरूर हैं, एक दूसरे के साथ टच जरूर होते हैं। इसी तरीके से आपके लाइफ में डिफरेंट इंडिविजुअल्स आते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप्स आपके बिल्ड होते हैं। आपका कोई पर्सपेक्टिव होता है, कुछ उनका पर्सपेक्टिव्स होते हैं। और हम कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके पर्सपेक्टिव और आपके पर्सपेक्टिव में डिफरेंशिएशन आ सकती है, चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। और टोटली एक न्यू पर्सपेक्टिव जो आपको आप डिसलाइक भी करते हो, उसकी वो ये सारी जो चीजें हैं वो अ, हमारी क्रिएट करती हैं किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। अब उसकी स्टेम क्या है कि जब मिसकम्युनिकेशन होती है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जब आपकी नीड्स और इंटरेस्ट जो हैं आप compete कर रहे होते हो, उनके पीछे भाग रहे होते हो, या आपकी और दूसरे की फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बात की कि डिफरेंट फंक्शनल सेटिंग्स हैं, जैसे आपका पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, आपकी स्कूल लाइफ है, आपकी सोशल सेटिंग्स हैं। हर तरह के जो डिफरेंट आपके डेली फंक्शनिंग एरियाज हैं लाइफ के, वहाँ पर आपके अगर 10 भी फ्रेंड्स हैं या 5 भी फ्रेंड्स हैं, उनमें भी उनकी जो वैल्यूज, उनके बिलीव्स और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो आपसे डिफरेंशिएट करती करती हुई आप देखेंगे। ठीक है। रेदर कि हम कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से देखें कि यूजली लोग क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अवॉइड ही करते हैं। उनको यही होता है कि हम किसी न किसी तरीके से जो है हम इससे भाग जाएं या इससे दूर ही हो जाएं तो बेटर होगा। बहुत कम लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी जो हैं वो डेवलप होते हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। इट कैन बी योर रिलेशनशिप, इट कैन बी वर्क प्लेस, इट कैन बी your personal life, it can be any state, any situation where you are living। वहां पर आपके साथ अगर आप डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो इट मीन्स दैट कि वहां पर ये इशू आएगा। लेकिन अगर यू आर दैट पर्सन जिसको सप्रेस करना है, खामोश रहना है, साइड पे हो जाना है, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करते हैं, या फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ही मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव थॉट पैटर्न जो है वो चलते रहते हैं। अब अगर हम ये देखें, जैसे जो मैंने स्टेटमेंट डाली है इसमें, हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी प्रोडक्टिव। अब बहुत सारे लोग इसको, इस लाइन को, स्टेटमेंट को सुनते ही कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट से तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो हमें डिस्टरबेंसेस आती हैं, हमारा तो हमारा जो है वो मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। तो हम इसको कैसे समझें कि ये जो है वो प्रोडक्टिव हो सकता है? जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली का मतलब ये है कि आप उसके प्रोन्स भी देखते हो, आप कॉन्स भी देखते हो, आप अपने साइड का भी पर्सपेक्टिव देखते हो, आप दूसरे साइड का भी पर्सपेक्टिव देखते हो, एक न्यूट्रल वे में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप एक चीज को रिजॉल्व करते हो, एक ट्रस्ट होता है उसमें, एक ग्रोथ होती है। इस तरह से जब आप मूव करते हो तो इट इज प्रोडक्टिव। जब हम जब हम कॉन्फ्लिक्ट को प्रोडक्टिवली मैनेज कर पा रहे होते हैं तो इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे के बारे में डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हमें क्रिएटिविटी हमारे अंदर आती है कि हम एक सिचुएशन को किस किस तरह से जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। बीइंग द साइकोलॉजिस्ट, हमारी लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स अगर 2 क्लाइंट्स हैं तो दोनों की जो स्ट्रेटजीज होंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे ही काम करना है उनके साथ, तो मेरे पास अगर 5 क्लाइंट्स हैं तो 5 की जो स्ट्रेटजीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो वो खुद ब खुद एक क्रिएटिविटी जो है वो इन्हेंस करता है, जिससे आइडिया होता है कि हाउ आई कैन हैंडल दिस वन इशू, और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ कैसे लेकर चलेंगे। ये आपके अंदर एक क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के लिए, इंस्टेड ऑफ के हर चीज को जी हजूर करके आप एक्सेप्ट कर लें। और इसी से पता चलता है कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, अगले की बाउंड्रीज क्या हैं।
इसके अलावा ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ को इन्हेंस करती है, और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी जो है, और उसके अंदर जो भी हिडन इश्यूज हैं उसको भी इजीली जो है ओपनली आपके सामने ले आती है। अब प्रोडक्टिव जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आपको हेल्प करता है कि आप क्रिएट करो, एक डाइवर्सिटी क्रिएट करो। जैसे अगर मैं बात करूं गूगल की जो कंपनी है, वहां पर बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट है, वहाँ हिरारकीज नहीं है। ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो इतना डाइवर्सिटी है कि अगर एक पर्सन जो है वो किसी और पोजीशन पे है, वहां पर इस तरह से पोजीशंस के टाइटल्स वगैरह नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि एक पर्सन जो है वो अभी जूनियर है और एक पर्सन जो है वो बहुत सीनियर है, 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आया है, तो वो इजीली सजेशन दे सकता है जूनियर वाला एक सीनियर पर्सन को भी। जस्ट टू गिव यू द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या एक डाइवर्सिटी आती है, आपको प्रोडक्टिविटी आती है, आपके अंदर एक कंस्ट्रक्टिवली चीजों को किस तरह से देखना है, मैनेज करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देन कुछ मिथ्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे सारे कॉन्फ्लिक्ट बैड होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि रिलेशनशिप जो है वो ही गलत है। हम लोग जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है ना तो हमें लगता है शायद हमने डिसीजन ही गलत लिया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अच्छे रिलेशंस होते हैं, अच्छी टीम्स होती हैं, उनमें कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। हम लोग जैसे कह रहे होते हैं कि काश हमारे भी ऐसे लोग होते, हम भी इसी तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो होते जहां पर जो है कॉन्फ्लिक्ट ना होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एनवायरनमेंट में, हर सिचुएशन में, हर किसी की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट जरूर आता है। उसके बाद लास्टली अगर मैं बात करूं, इट्स बेस्ट टू कीप क्वाइट टू कीप द पीस। और अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए ना हमें खामोश। अच्छा, यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप खामोश हो गए हो, मैं ये भी नहीं कहती कि खामोशी इज नॉट गुड, बट अगर खामोश हो गए हो इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर सप्रेसिंग योर इमोशन थ्रू आउट, जो चीज आपको डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। सो मेक श्योर दैट कि आप इस तरह से खामोश ना हो कि आपका जो पीस है वो आपको मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट में, आप उसके लिए तो खामोश हो गए हो, लेकिन इंटरनली मेंटली तौर पे वो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफाइंग द कॉन्फ्लिक्ट। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जब भी आपके सामने चीज आती है, कोई इश्यू आ गया है, सबसे पहले ये करना है कि आइडेंटिफाई करें, अंडरस्टैंड करें कि कॉन्फ्लिक्ट आया कैसे है, स्टार्टिंग पॉइंट ही कहाँ से हुई है। वो इस्केलेट ना हो, वो बढ़े ना, उसको हम थ्रू आउट स्टार्टिंग पॉइंट पे ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अर्ली लेवल पे, तो वो एक तो एस्केलेट नहीं होता, बड़े लेवल पे नहीं जाता है। ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको ग्रेजुअली इमोशनल बिहेवियर्स हैं, इन्वायरमेंटल क्यूज हैं, सॉरी क्यूज हैं, ये सारी जो चीजें हैं आपको इजीली आप उनको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। अर्ली साइन को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर किन किन वजूहात की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। एक गुड लीडरशिप की, एक गुड पर्सन की, एक मेंटल कैपेसिटी की ये बहुत बड़ी चीज होती है कि व्हेन एवर ही और शी इज वर्किंग फॉर समथिंग इन द रिलेशनशिप, इन द वर्क इन्वायरमेंट, वो ये जरूर देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती हैं और उनको किस तरह से हमने मैनेज करना है इफेक्टिवली। अच्छा, अब इसमें जो वार्निंग साइंस आते हैं उसमें सबसे पहले आता है इमोशनल साइन। फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, आपको रिसेंटमेंट हो सकता है आपका कलीग्स की तरफ, आपके कुछ चीजें जो है आप नहीं बोल सकते उनको। ठीक है, अगर आपको इग्नोर्ड फील हो रहा है, आप अनअप्रिशिएटेड फील कर रहे हो, डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा जो है आप अवॉइड करते हो कन्वर्सेशंस वगैरह। ठीक है, एक आपकी अजीब सी जो है डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है जब भी आप इनिशिएट करते हैं कन्वर्सेशंस वगैरह, उसकी वजह से भी हो सकता है। देन अगर हम बिहेवियरल साइंस की बात करें, वहां पर चीज आती है पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेशन, ये हमने पहले भी बात की है।
पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि जो लोग मजाक मजाक में जो है वो आपको अपनी बात बता रहे होते हैं, ठीक है, मजाक मजाक में अपने दिल की बातें कह जाते हैं अगले पर्सन को, टोटली जो है वो अब्यूज करके चले जाते हैं, लेकिन वो फिर एट द एंड कह देते हैं नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है, ये पैसिव एग्रेसिव की एक टाइप है। उसके अलावा जो है कुछ लोग जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं, फीडबैक मिलता है तो वो कहते हैं नहीं मैंने ये बात इस वजह से की, ये चीजें ऐसे हुई थी इस वजह से हो रही हैं, इस तरह की जो है वो चीजें आ सकती हैं। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि ना अपने आप को विड्रॉ ही कर लेते हैं उन चीजों से, कोलैबोरेशन से, डिस्कशन से, या फिर इंटरप्ट बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं इस, और या फिर इसके अलावा ये चीज आती है कि जैसे नॉन वर्बल क्यूज आते हैं जिसमें कुछ लोग जो हैं वो आई रोल करते हैं, मतलब आंखों को घुमाना, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, अवॉइड करते हैं, या फिर बार बार जैसे अब मैं बात कर ओ माय गॉड ऐसे हो गया ओह, इस तरह करके जो इस तरह की बातें हैं मतलब बिहेवियरल साइंस में आपको नजर आएंगी। उसके अलावा जो वर्क प्लेस इंडिकेटर्स ये होते हैं कि आपकी कोलैबोरेशन प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन और मिस्टेक्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, लोग जो हैं वो एक दूसरे की साइड्स लेना स्टार्ट हो गए हैं इस तरह, और जो एंगेजमेंट मोरल एंगेजमेंट है वो चीज़ें जो है वो मोरालिटी जो है वो कम हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अर्ली वार्निंग साइंस हैं जहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये चीज़ें जो हैं ये लेकर जा सकती हैं, लीड कर सकती हैं कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। Have you noticed any of these signs recently in yourself or others? What did you do? Tell me in your comment sections, तो मुझे आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ पर आपने नोटिस किए हैं ये साइंस, या फिर अपने अंदर अपने किसी इन्वायरमेंट में जहाँ पर आपको लगता है कि ये अर्ली साइंस चल रहे हैं, और आपने उस सिचुएशंस को किस तरह से केटर किया है, वेदर इट कैन बी रिएक्टिव और इट कैन बी रिस्पॉन्डिंग वेरी परफेक्टली, इट कैन बी एनीथिंग। आपने जो स्ट्रेटजीज यूज की हैं हो सकता है कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हो जो हेल्पफुल हो दूसरों के लिए, तो रीड करके उनको भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने आप को अवेयर कर रहे हैं चीज़ों के साथ, और अवेयर करने के साथ साथ हम दूसरी चीज़ जो कर रहे हैं, हम डायग्नोज कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आ कहाँ से रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेवलप करना सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी हर एरिया ऑफ लाइफ, नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ कि आप अपने बारे में जरूर जानें, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इमोशन को रेगुलेट कैसे करते हैं, आप रिएक्ट कैसे करते हैं, किन सिचुएशन में आप ट्रिगर होते हैं, किन चीज़ों में आप हैप्पी फील करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवेयर करती हैं अपने बारे में। और फिर आपको जब आप अंडरस्टैंड करते हो खुद को, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करना और आगे की तरफ मूव करना। अब यहाँ पर जो है जैसे मैंने बात की, अंडरस्टैंडिंग पर्सनल ट्रिगर्स एंड आइडेंटिफाइंग द कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द 5 Ws। सॉरी ये कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। ये जो है TKI, थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मोड इंस्ट्रूमेंट है, जो 5 कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल को जो है वो करता है। इससे रिलेटेड आपको टेस्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले चीज आती है, कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल ये होता है जो ही कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो अवॉइड कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की नीड्स को पूरा का पूरा करते हैं और अपने आप को बिल्कुल जो है वो साइड पे कर लेते हैं, हाईलाइटेड होने देते हैं दूसरे को। तीसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो compete करते हैं, अग्रेसिवली अपनी नीड्स को बता रहे होते हैं, ऐसे भी है, ये भी चीजें हैं, कंपीटिंग असर्टिवली आप एक चीज को बता रहे हो। फिर कुछ होते हैं, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या कोई मिडल ग्राउंड देखते हैं कि किसी तरीके से जो है रिजोल्व होकर चीजें खत्म हो जाएं। और कुछ आइडियली चीजें होती हैं जहां पर आप कोलैबोरेट करते हुए चीजों को आगे की तरफ मूव करने में, जिसको हम विन विन सोल्यूशन भी कहते हैं। ओके, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपका कौन सा जो है वो ट्रेट है, या आप किस तरह से अपनी सिचुएशंस को देखते हो। इन क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आर यू द पर्सन जो अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट को, आर यू द पर्सन जो अपने आप को खामोश कर लेता है सिचुएशन में, ऐसा कुछ हो ताकि अवॉइड कर सके कन्फ्रंटेशन को या पीस को मेंटेन कर सके, या कन्फ्रंटेशनल है कि जो ही कोई इशू आए आप कन्फ्रंट करते हो, अपनी वॉइस को रेस करते हो, पुश करते हो चीजों को, जिस तरह से भी हार्शली आप जो है उन चीजों को लेकर चल
चलते हो, तो आप बता सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी में या आप किस तरह से जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट को रेज कर चलते हो। अच्छा जी, एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम कहते हैं 5 Ws। ये हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट को डायग्नोज करने का फ्रेमवर्क। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इन्वॉल्व कौन है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है किस बारे में, ठीक है, ये होता कब कब है सबसे ज्यादा, ठीक है, ये होना कहाँ कहाँ हो सकता है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रिगर कर सकती हैं और क्यों जो है वो ट्रिगरिंग की सिचुएशन में की तरफ लीड कर रही हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लीड करेगा आपको हेल्प करेगा कॉन्फ्लिक्ट के डायग्नोसिस में। आप अपने सामने ये चीज रखें, आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको इस चार्ट के अंदर ऐड करें, देन यू विल एबल टू मेक द फ्लो चार्ट। और ग्रेजुअली आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, जैसे पेन एंड पेपर लेके आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, चीजों को लिख रहे हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को लेकर चलना। कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस फ्रेमवर्क 2। दूसरा हमारे पास आता है रूट कॉज ऑफ द एनालिसिस। जब हमने 5 Ws को देखा है, ये हमें हेल्प करता है कि अगर आप अपने लिए देख रहे हो फॉर एग्जांपल कि वाई बिहाइंड द वाई आपको इजीली मिल जाता है। यहाँ पर आप ये देखते हो कि मैं क्यों अपसेट अपसेट क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और मुझे एक्नॉलेजमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, और मेरी जो वैल्यूड फीलिंग वैल्यूड वाई इज फीलिंग वैल्यूड इसेंशियल, क्यों मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूज जो है वो इसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप अपने आप से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हो, तो देन यू विल बी एबल टू नो दैट कि किस तरह से जो है वो चीज़ें मूव कर सकती हैं फर्दर। यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की, जैसे मैंने बात की, आप अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट को रिकॉग्नाइज करें, एनालिसिस करें, उसका अंडरस्टैंड करें दूसरे के पर्सपेक्टिव और इमोशंस को भी, देन आप एक राइट रिस्पॉन्स दें, स्ट्रेटजी यूज करें, एंड देन अडॉप्ट करें या फिर कम्युनिकेट करें प्रॉपरली। देन उसके बाद चीजें आती हैं जिसमें आप सेल्फ रेगुलेशन की तरफ जाते हो, जिसमें आप सांस लो, एक गहरी सांस लो, एंड देन उसके बाद पॉज करके अगेन मूव करो, एंड देन यू विल सी के आप एकदम से आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो स्टॉप हो जाएगा, एंड देन यू विल मूव इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और जिस तरह से आपको मूव करना है एक डायरेक्शन के साथ, और चीजों को फर्दर मूव करने में आपको हेल्प हो। मतलब आप ब्रीथ करते हैं एंड देन आप जो है आगे की तरफ मूव करते हैं। देन उसके बाद आता है एम्पथी मैपिंग। एम्पथी मैपिंग में क्या चीज आती है कि यहाँ पर आप उसके बाद एक मैप बनाते हो अपने थॉट पैटर्न का, अपने इश्यूज का, कहाँ के किसके थ्रू जो है आपकी जो ताकि चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट ना हो, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है आप इजीली करते हो ताकि चीजों को बेटर वे में मूव किया जाए। फिर आप करते हो मैपिंग का मतलब ये कि आप एक स्ट्रक्चर दे रहे हो उसको। उसके बाद आता है रीफ्रेम करना अपने नेगेटिव थॉट्स का। कॉन्टिन्यूसली कुछ थॉट्स ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ में बहुत बार बार जो है वो आपको किसी न किसी पॉइंट पे जो है वो ट्रिगर कर रहे होंगे, आपको बार बार ये कर रहे होंगे कि शायद आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, एंड एट दैट पॉइंट हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट, और किस तरह से आप उसको रीफ्रेम करोगे इन अ पॉजिटिव वे में या प्रैक्टिकल वे में, कि किस तरह से मैं उन चीज़ों को लेकर जा सकता हूँ या डील कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। और इसी तरह से आपने अपने हर नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करते रहना है। उसके अलावा द पावर ऑफ लैंग्वेज, आई स्टेटमेंट, इंस्टेड ऑफ कि तुमने ऐसा किया, तुम ऐसे हो, वो लोग ऐसे थे, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द ब्लेम गेम्स, और इवन दो सेल्फ ब्लेमिंग इन बोथ वेज आर लाइक कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो। इसलिए जब आप आई स्टेटमेंट यूज करके करोगे कि मुझे ये चीज इस जगह पे इस तरह से बुरी लगी है, या ये मेरी बाउंड्री क्रॉस कर रही है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। या फिर इसके अलावा आप न्यूट्रल वे में अप्रोच कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनीवंस नेम। जो चीजें उनको डिफेंसिव कर सकता है उस तरह भी ना जाए, और ट्राई करें कि यस कहें व्हेन एवर यू आर लिसनिंग टू देयर पॉइंट, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग डिफेंसिवली, और आप उसको जो है वो कन्फ्रंट करें एट दैट टाइम, जस्ट लिसन टू देम, एंड आफ्टर दैट जब वो अपनी बात कर लें और उनमें से आपको रियलाइज होगा कि कहाँ पर आप अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। देन देर आर द 6 स्टेप्स जिनको आप यूज कर सकते हैं फर्दर। कोर इश्यू को आइडेंटिफाई करें, अपनी नीड्स को क्लैरिफाई करें, अपने पार्टनर जो पार्टीज हैं दूसरी उसको देखें। उसके अलावा एक्टिवली सुने कि वो किस चीज को इश्यू क्रिएट करें। हो सकता है आपके लिए ए इश्यू हो, उनके लिए जी इश्यू हो, एंड बिकॉज ऑफ द मिस कम्युनिकेशन यू आर अनएबल टू
केटर दो सिचुएशन जो एक दूसरे के साथ अलाइन ही नहीं कर रही हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर एक्टिवली लिसनिंग टू दैट पॉइंट कि उनकी तरफ से क्या चीजें आ सकती हैं। ब्रेनस्टॉर्म जरूर करें, न्यूट्रल वे में किसी तीसरे पर्सन से भी जरूर पूछें, किसी को इन्वॉल्व करके, कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और उसके बाद एक्शन प्लान बनाएं और फॉलो अप जरूर करें अपने किसी भी चीज में। और वर्क प्लेस में स्पेसिफिकली इन स्टेप्स को अगर आप लेकर चलते हैं, अगर आपकी फर्दर प्रमोशन होनी है, किसी लीडरशिप क्वालिटी की तरफ आप जा रहे हैं, लीडरशिप की परफॉर्मेंस आपने लेकर चलनी है, या आपकी परफॉर्मेंस उस पर अलाइन करती है, तो मेक श्योर दैट कि यू आर यूजिंग दी स्टेप्स टू आप डील कर सकें किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को। ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है, यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे अरसे तक चला गया है, ठीक है, वहां पर आप जो है किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हो, जिसको हम न्यूट्रल पार्टी कहते हैं, और वो फिर उन इश्यूज को रिजॉल्व करती है। कुछ चीजें जैसे अभी मैंने ऊपर बात की, नेगेटिव थॉट पैटर्न को रीफ्रेम करना है। तो सीबीटी इज समथिंग जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जो ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। और इसके अलावा एक और होती है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन अप्रोच। यहाँ पर आप आई के फ्रेजेस यूज कर रहे हो या न्यूट्रल फ्रेजेस यूज कर रहे हो, ताकि आप किसी भी तरह से वॉयलेट नहीं कर रहे किसी भी पॉलिसी को, किसी भी मॉरल चीजों मोरालिटी को, एथिक्स को। ठीक है। और ना ही आप जो कंपनी के रूल्स हैं उनको ब्रेक कर रहे हो। आप एक बहुत पॉजिटिव वे में या एक ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ से मूव कर रहे हैं जहां पर किसी भी चीज को वायलेट नहीं कर रहे आप, और ना ही आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं कि चीजों को जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन पे लेकर जा सकें। एंड देन स्टे काम एंड सेल्फ सेंटर्ड, डीप ब्रीथ करें। उसके अलावा स्टॉप की टेक्निक यूज करें। स्टॉप टेक्निक है जहां पर आप कंट्रोल करते हैं, देन उसके बाद आप प्रॉपरली एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, और फर्दर मूव करके जो है चीजों की तरफ जाते हैं। एंड द मेन थिंग इज दैट इन एवरी कन्वर्सेशन वी डिड हेयर इज कि आपने कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप मेन चीज क्या है, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ हैं, जहां पर आप सॉल्यूशन देख प्रॉब्लम देख रहे हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि अच्छा मुझे इस चीज को रिजॉल्व कैसे करना है। यू आर नॉट गोइंग टू वायलेट योर सेल्फ, वायलेट इन अ वे दैट कि डू नॉट हार्म योर सेल्फ एज वेल इन दैट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पॉइंट, नॉट हार्म अदर्स एज वेल। ठीक है। अगर आपको किसी पर्सन ने हार्म किया है, आई डू अंडरस्टैंड दैट कि वो चीज़ें आपके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही होती है, डू डिस्कस इट। बट उसके साथ साथ क्या है कि आप उसको एक नॉन वायलेंट वे में, एक एक ऐसे डायरेक्शन में, एक प्रोफेशनल जिस तरह से चीज़ों को अप्रोच करता है, एक लीडर अप्रोच करता है, जब आप इस तरह की क्वालिटीज शो करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज जहां पर आपको रिजोल्व करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना, और इस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क।